हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 9th साइंस का फर्स्ट लेसन कर रहे थे। लेसन का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये उसी सीरीज का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम ऑलरेडी जान चुके हैं मैटर क्या होता है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्टेट्स ऑफ मैटर। आप जान चुके हैं मैटर क्या होता है। हर वो चीज जो कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है या फिर उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या गैस स्टेट में। आप अपने आसपास किन्हीं भी चीजों को देख लो, या तो वो सॉलिड होंगे या तो लिक्विड या तो गैस। हमें पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। तो सॉलिड भी एक मैटर है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। लिक्विड इज ऑल्सो अ मैटर, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। गैस भी मैटर है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। तो इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी अलग है, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी अलग है, लिक्विड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज अलग हैं, गैस के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज अलग हैं। इसी वजह से 3 स्टेट्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज अलग होने की वजह से हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां तक समझ आया? अब हम हर एक स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट को, द सॉलिड स्टेट। और इस चीज को हम समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। आपके एनसीईआरटी में भर भर के एक्टिविटीज हैं और मैं 100% श्योर हूं कि आप उन एक्टिविटीज को एकदम ऐसे नेग्लेक्ट करते होंगे जैसे आप अभी तक स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर नेग्लेक्ट करते आए हैं, सेम उस तरह। बट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको थ्योरी में बहुत बहुत मदद मिलती है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो सॉलिड स्टेट जो टॉपिक है उसके जस्ट शुरू होते ही एक एक्टिविटी गिवन है। एक्टिविटी कहती है कि हमें सबसे पहले एक पेन लेना है। ठीक है, हमें एक पेन लेना है, फिर हमें एक बुक लेनी है। हमें मतलब इसमें कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना है, सिंपली यही बताया हुआ इस एक्टिविटी में। हमने एक बुक ले ली, एक निडल ले ली, ठीक है, जैसे ऐसे होती है निडल, जो भी होती है, ड्राइंग पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, हमने एक निडल ले ली, फिर हमने एक वुड का टुकड़ा ले लिया, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, अब हमें इन्हें इस तरह से रख के इनकी शेप को ट्रेस करना है। समझ पा रहे? इनकी शेप को ट्रेस कर दिया हमने। ठीक है, फिर आपको इन्हें हैमर से मार के देखना है, इन्हें पुल करके देखना है, इनके साथ आपने एक्सपेरिमेंट करना है, इनको तोड़कर देखना है, इनको कंप्रेस कर कर देखना है। दबाइए, देखिए कि क्या ये दबते हैं या नहीं। आप फोर्स लगा के इनको कंप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये कुछ चीजें हमें इन सॉलिड चीजों के साथ करनी है। ये सब चीजें हमने करी तो हमने पाया कि दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। इनकम्प्रेसिबल बोले तो जिनको आप कंप्रेस करके उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते। ये सारी चीजें सॉलिड हैं, ये इनकम्प्रेसिबल है, आप इनको कंप्रेस करके इनकी शेप चेंज नहीं कर सकते। अब ये इनकम्प्रेसिबल कैसे हैं? देखिए, जो सॉलिड मैटर है ना, इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास एग्जिस्ट करते हैं। इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है और स्पेस कम होने की वजह से ही आप फोर्स लगा के इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर स्पेस ज्यादा होता तो हाँ, एक हद तक वो कंप्रेस हो सकते थे, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से आप इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर है? और इसी के साथ हमारे पास 2 नई टर्म्स आई हैं। पहली टर्म है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, और दूसरी चीज है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोले तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स
फोर्स लग रहा है, मतलब मैटर के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग साथ में रह पाते हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है, जिसकी वजह से दे आर एबल टू स्टे टुगेदर। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। बहुत इजी टर्म्स थी। तो अब मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इस वजह से दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। तो अब सॉलिड के बारे में दो चीजें और देखिए। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाते हैं, जिसकी वजह से इट इज हार्ड टू ब्रेक सॉलिड। चीज समझ आ गई हमें? सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। देखो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है कि नहीं, इसी वजह से दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। सॉलिड्स फिक्स्ड शेप होता है, सॉलिड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है एंड दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर ये एक सॉलिड बकेट है तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ये इसकी वॉल्यूम है। ठीक है, तो सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मतलब अगर ये एक मार्कर है तो आप क्लियरली इसकी बाउंड्रीज देख पाएंगे कि यहां तक इसकी बाउंड्री है, यहां तक ये मार्कर खत्म हो जाता है ना। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है सॉलिड की। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, 2 दिन बाद आके देखूं, तब भी वो इतना ही रहेगा, उसकी बाउंड्रीज इतनी ही रहेंगी, ऐसा नहीं कि वो फैल जाएगा, है ना। तो सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। साथ ही साथ में सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब इनको फोर्स लगाकर इनका शेप चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सॉलिड्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स पास पास में होते हैं और सॉलिड्स को तोड़ना मुश्किल है। और सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने सॉलिड के बारे में जानी। अब एक और खास बात, हमें पता चल गया कि सॉलिड्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन करके रखें। ठीक है, अगर उनका शेप रेक्टेंगुलर है तो वो रेक्टेंगुलर ही रहे। दे हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अगर हम प्रोवाइड कर दें तो सॉलिड्स का शेप चेंज हो सकता है। अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा हो गया तो द सॉलिड में ब्रेक। ठीक है, इजी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि सॉलिड्स आर रिजिड, उनकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, आप मुझे बताओगे कि क्या वो सॉलिड हैं और क्या वो सॉलिड हैं तो वो क्यों हैं। देखो, पहली चीज है रबर बैंड। क्या ये सॉलिड कैटेगरी में आता है या नहीं? रबर बैंड को आप खींच कर स्ट्रेच करके इसका शेप चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, तो ये तो सॉलिड नहीं हुआ फिर इस हिसाब से। बिल्कुल हुआ ये सॉलिड, ऑल्दो आप इसको स्ट्रेच करके इसकी शेप चेंज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप इस एक्सटर्नल फोर्स को हटाओगे वैसे ही ये रबर बैंड अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। चीज समझ आई हमें? रबर बैंड को आप स्ट्रेच करके उसका शेप चेंज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स हटता है वैसे ही रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि रबर बैंड इज सॉलिड। समझ आ गया हमें? अच्छा, अब देखो, शुगर या फिर सॉल्ट, आप इसे एक कंटेनर में रखते हो, तो जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है।
हमने ये पढ़ा अभी कि सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन यहां पर तो कुछ अलग हो रहा है। तो इसका मतलब शुगर या फिर सॉल्ट शायद सॉलिड नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। शुगर और सॉल्ट सॉलिड हैं। ये जिस कंटेनर में इन्हें रखते हैं उसकी शेप इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हम शुगर और सॉल्ट के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को इसमें डाल रहे हैं। अगर हम एक शुगर या फिर सॉल्ट की बात करें, एक पार्टिकल की, तो उसका शेप वैसा ही रहता है, नो मैटर आप उसे कहीं पर भी रखो, किसी कंटेनर में रखो, प्लेट में रखो, कहीं पर भी रखो, उसका शेप वैसा का वैसा रहता है। समझ आई हमें ये बात? तो इस वजह से शुगर और सॉल्ट भी सॉलिड है। नाउ व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? कभी आपने एक स्पॉन्ज को ऐसे पिचकाया है? स्पॉन्ज क्यों कंप्रेस हो सकता है? तो फिर अगर ये कंप्रेस हो गया तो ये सॉलिड नहीं रहा। स्पॉन्ज इज ऑल्सो सॉलिड। स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। देखा होगा आपने, स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स होते हैं ना। उन होल्स में क्या होता है? एयर ट्रैप हो जाती है। जब हम स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर निकल जाती है। समझ आया हमें? इस वजह से स्पॉन्ज हो जाते हैं कंप्रेस। तो कंप्रेस हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉलिड नहीं है, वो सॉलिड हैं। उनमें मौजूद जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, इसकी वजह से वो कंप्रेस होते हैं, बट दे आर सॉलिड। हमें चीज समझ आ गई? अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे इसी चीज से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, अ रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, विल यू क्लासिफाई इट एज सॉलिड और नॉट? अभी अभी यही हमने चीज पढ़ी थी कि एक रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। क्या तब भी आप उसे एक सॉलिड बुलाओगे? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस। हाँ, रबर बैंड एक सॉलिड है, ऑल्दो वो अपनी शेप स्ट्रेच करने पर चेंज कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव होता है वो रबर बैंड वापस से अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। तो इस वजह से हमें ये चीज पता है कि रबर बैंड इज सॉलिड। तो हम आंसर लिखेंगे कि रबर बैंड चेंजेस इट शेप्स, रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप अंडर फोर्स, अंडर एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में रबर बैंड अपनी शेप चेंज कर लेता है एंड रीगेन्स द ओरिजिनल शेप। रीगेन्स मतलब वापस पा लेना। रीगेन्स द ओरिजिनल शेप एज दिस एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। जैसे ही ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव हो जाता है रबर बैंड के ऊपर से, वैसे ही वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रबर बैंड इज अ सॉलिड। हमें चीज समझ आ गई? ओके जी, एक और क्वेश्चन करेंगे हम। सो क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। एक स्पॉन्ज कंप्रेसिबल होता है बट स्टिल हम उसे एक सॉलिड बोलते हैं। इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि स्पॉन्ज में होते हैं छोटे छोटे होल्स, और इन होल्स में एयर ट्रैप हो जाती है। जब हम स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं तो ये एयर बाहर निकल जाती है, जिस वजह से स्पॉन्ज कंप्रेस हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, ऐसे दबाते हैं वो पिचक जाता है ना, इसी वजह से वो कंप्रेस होता है, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। उन होल्स में जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हम इस एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं, स्पॉन्ज वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज सॉलिड। स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होने की वजह से वहां पर एयर ट्रैप हो जाती है, इस वजह से वी आर एबल टू कंप्रेस स्पॉन्ज। तो हमें इसे लिखना है, अ स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स। माइन्यूट मतलब बहुत छोटे, माइन्यूट होल्स in which air is trapped।
तो स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें एयर ट्रैप हो जाती है. When we press it, the air expels out. Expels out मतलब बाहर निकल जाती है. हवा बाहर निकल जाती है and we are able to compress it. ठीक है, इसी वजह से we are able to compress sponge. ये दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, इस वजह से ये 2 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान. तो मतलब ऐसे होता है कि एनसीईआरटी के छोटे छोटे पॉइंट्स उठाकर क्वेश्चन बना देते हैं, फिर आप कहते हैं कि क्वेश्चन तो बाहर से आया जी. आपने एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी होती, इस वजह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते. अब हम एनसीईआरटी को एकदम घुस कर पढ़ेंगे, जिस वजह से आप अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. ये चीज हमें समझ आ गई. चलिए अब हम लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लिक्विड स्टेट. और लिक्विड स्टेट को समझने के लिए भी हम एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी का इस्तेमाल करेंगे. तो ये एक्टिविटी आपसे कह रही है कि आपको अलग अलग चीजें कलेक्ट करनी है, जैसे कि वाटर हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, ये सब चीजें आपने कलेक्ट करनी है. फिर आपको अलग अलग शेप्स के कंटेनर्स लेने हैं, कुछ इस तरह से अलग अलग शेप के. फिर आपको इन लिक्विड्स का 50 ml सब में बारी बारी से डालकर देखना है. ठीक है, हर लिक्विड को बारी बारी डालकर देखना. तो सवाल ये है, जब आप एक एक करके इन लिक्विड्स को कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे, क्या इनकी शेप चेंज होगी, क्या इनकी वॉल्यूम चेंज होगी? जो आपने 50 ml लिया तो 50 ml का 50 ml ही रहेगा क्या? अगर इनमें से कोई फ्लोर पे गिर गया तो क्या होगा? फैल जाएगा ऑब्वियसली. अलग अलग कंटेनर में इन लिक्विड्स की शेप कैसी रहेगी? तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचे कि लिक्विड्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता. जिस भी कंटेनर में उसे डाल दोगे वो उसी की शेप ले लेता है. दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है. और लिक्विड्स आर एबल टू फ्लो. लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं. दे आर नॉट रिजिड एज सॉलिड्स की तरह लिक्विड्स रिजिड नहीं होते, ये फ्लो कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लूइड्स. हर वो चीज जो कि फ्लो कर सकती है, रिजिड नहीं होती, उन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं. लिक्विड्स और गैसेस दोनों फ्लूइड्स होते हैं, बट सॉलिड्स आर रिजिड. ठीक है, आपको याद है अभी हमने पार्ट 1 में डिफ्यूजन भी पढ़ा था. डिफ्यूजन क्या होता था? जब 2 टाइप के मैटर एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते थे, है ना. तो इस डिफ्यूजन की मदद से ही एयर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है. ठीक है, एयर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं और जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं उनमें जो पानी होता है उनके साथ साथ एयर घुली हुई होती है. और इसी की मदद से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या फिर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो सब जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई कि डिफ्यूजन की मदद से एयर वाटर में घुली हुई होती है और इसी की वजह से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो जी पाते हैं. अब डिफ्यूजन की बात आ ही गई है तो एक बात हम और कर लेते हैं कि डिफ्यूजन सॉलिड्स में सबसे कम होता है, फिर उससे ज्यादा होता है लिक्विड्स में, और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है गैसेस में. सॉलिड्स में सबसे कम क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं. इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, स्पेस बहुत कम. इस वजह से कोई भी पार्टिकल का सॉलिड में घुलना मिलना थोड़ा मुश्किल है. बट लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा फ्री होते हैं, वो आराम से फ्रीली मूव करते हैं यहाँ वहां, और इसी वजह से इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा. देख सकते हैं आप यहाँ पर स्पेस यहाँ पर ज्यादा है, तो इस वजह से कोई भी चीज आसानी से लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी.
गैस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि गैस के सारे पार्टिकल्स फ्री होते हैं, ये आराम से इधर उधर घूम रहे होते हैं और इनमें स्पेस बहुत ज्यादा होता है, कोई भी चीज आसानी से इनमें घुल सकती है। तो सॉलिड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम, गैसेस में सबसे ज्यादा, गैसेस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, सॉलिड्स में सबसे कम। हमें ये चीज भी समझ आ गई। तो हमने लिक्विड के बारे में कुछ चीजें सीखी कि उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता लेकिन उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स कैन फ्लो, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लूइड्स। अब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है तो इन्हें हम मतलब थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड्स वर इनकंप्रेसिबल इन नेचर लेकिन लिक्विड्स कंप्रेसिबल होते हैं। देखिए अब समझिए इस चीज को। मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और इसमें मेरे पास सॉलिड मॉलिक्यूल्स यहां पर मौजूद है, ठीक है, यहां पर सॉलिड है। ये एक पिस्टन लगा दिया मैंने और मैं ऊपर से फोर्स लगा रही हूं उसके ऊपर और इन्हें कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है तो इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है और स्पेस बहुत कम। स्पेस कम होगा तो इस वजह से कंप्रेसिबिलिटी इनकी कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यही अगर हम लिक्विड्स में देखें तो देखो आप, कुछ ऐसे होते हैं पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर। अब इनमें मैंने फोर्स लगाया तो ये पार्टिकल्स कुछ इस तरह से पास पास आ जाएंगे। देखिए ये नीचे हो गया, ये पार्टिकल्स आगे थोड़ा थोड़ा पास पास। कब तक पास आते जाएंगे? जब तक के बीच में स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस खत्म ना हो जाए। तो इस वजह से लिक्विड्स कंप्रेसिबल होते हैं, गैसेस भी कंप्रेसिबल होती हैं और सॉलिड्स आर बहुत कम कंप्रेसिबल इन नेचर, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। डिफ्यूजन के बेसिस पर हमने देखा कि गैसेस में सबसे ज्यादा, लिक्विड्स में उससे कम, सॉलिड्स में सबसे कम। कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से भी देखें तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, लिक्विड्स उससे कम, सॉलिड्स सबसे कम। हम समझ चुके हैं लिक्विड स्टेट को। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैसियस स्टेट। अब इस चीज को भी हम एक्सपेरिमेंट से मतलब एक्टिविटी से समझेंगे। गैसियस स्टेट के बारे में देखिए, हमें क्या करना है, 3 पिस्टन्स लेने हैं कुछ इस तरह से। हमने ले लिए 3 पिस्टन्स। हमें क्या करना है, इस ऊपर वाले पोर्शन को रिमूव करके यहां पर चौक के छोटे छोटे पीस भर के वापस से पिस्टन लगा देना है। पिस्टन को जो उसका आगे वाला पार्ट है उसको रबर कॉक से बंद कर देना है। यहाँ पर जो होल होता है उससे बंद कर देना है। पिस्टन को निकाल कर इसमें चौक के पीस डालने हैं, इसमें वाटर डालना है और इसमें हमने गैस रखा है, मतलब कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ उसे खोल दिया है। तीनों पिस्टन्स को लगा देंगे। अब हम इसको दबाएंगे यहाँ से, ठीक है। जब हम इसको दबाएंगे, यहाँ पर चौक के पीसेस हैं, ये इनकंप्रेसिबल होगा। यहाँ पर चौक के पीसेस हैं, दे आर सॉलिड। हम उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे, एज दे आर इनकंप्रेसिबल इन नेचर वी विल नॉट बी एबल टू कंप्रेस पीसेस ऑफ चॉक्स। यहाँ पर वाटर है, ये कुछ हद तक कंप्रेसिबल होगा, थोड़ा सा कंप्रेस कर पाएंगे हम इसे, उसके बाद ये भी नहीं होगा। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस को हम सबसे ज्यादा कंप्रेस कर पाएंगे। तो इस चीज से हमने सीखा कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। समझ तो हम ऑलरेडी चुके थे, अब हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया। क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफी कम होता है, इस वजह से सॉलिड इनकंप्रेसिबल इन नेचर होते हैं। लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। लिक्विड के पार्टिकल्स आराम से फ्रीली इधर उधर मूव करते रहते हैं। गैसेस में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, गैसेस के पार्टिकल्स और ज्यादा फ्रीली यहां वहां घूमते रहते हैं। तो इस वजह से गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को उससे कम कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड दे आर इनकंप्रेसिबल, इनमें सबसे ज्यादा कम होती है कंप्रेसिबिलिटी। हमें ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ये आपकी जितनी भी सीएनजी होती है, एलपीजी होती है, ये सब आपने देखा होगा सिलेंडर्स में आती हैं। गैस की ये जो प्रॉपर्टी होती है हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारी गैस एक छोटे से एरिया में मौजूद होती है। बहुत सारा अमाउंट ऑफ गैस हम छोटे से सिलेंडर में डाल सकते हैं बिकॉज दे आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर।
आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आपकी मम्मा किचन में गरम गरम खाना बनाती हैं, उस चीज की स्मेल आपके नॉन्स्ट्रल्स तक बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन अगर खाना ठंडा होता है तो उसकी स्मेल हमारे तक जल्दी से नहीं आती। अब ऐसा क्यों होता है कि गरम खाने की स्मेल हमारे तक जल्दी से आ जाती है, ठंडे खाने की स्मेल नहीं आती, उसको पास से सूंघना पड़ता है? ये चीज एकदम वैसी ही है जैसे हमने इंसेंस स्टिक वाले एक्सपेरिमेंट में पढ़ी थी। हमने क्या किया था, एक इंसेंस स्टिक मतलब कि एक अगरबत्ती को लिया था और बिना जलाए उसे एक रूम के कॉर्नर में रख दिया था। फिर रूम के दूसरे कॉर्नर में जाकर देखा था कि क्या इस इंसेंस स्टिक की स्मेल उस कॉर्नर में आ रही है। तब हमने पाया कि नहीं, इंसेंस स्टिक की स्मेल उस कॉर्नर तक नहीं आ रही। फिर हमने इंसेंस स्टिक को जला दिया था, तब इसकी स्मेल कॉर्नर तक आ रही थी। तो अब ये चीज तो हमें पता चल गई कि जब कोई भी चीज गर्म होती है, कोई भी चीज हॉट होती है या फिर उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तब उसकी स्मेल हर जगह फैल जाती है ना। देख सकते हैं आप, खाना गर्म है तो उसकी स्मेल पहुंच रही है हर जगह, लेकिन अगर ठंडा है तो उसकी स्मेल हर जगह नहीं पहुंच रही। तो हॉटनेस इज अ फैक्टर। अगर खाना गर्म है या कोई भी चीज गर्म है तो उसकी स्मेल हमारे तक जल्दी आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, गर्म खाने से जो गैस के पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इन पार्टिकल्स के पास है हाई एनर्जी, इनके पास है हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनके पास खूब सारी एनर्जी है और इस एनर्जी की वजह से इनके पास बहुत ज्यादा मोशन भी है। दे आर इन रैंडम मोशन, ये बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं और इसी तेजी से मूव करने की वजह से ये एयर के पार्टिकल्स के साथ जल्दी से घुल जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी स्मेल इनकी रूम में भर जाती है। हमें ये चीज समझ आई? हमने देखा कि टेम्परेचर ज्यादा होने पर पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स के पास मोशन भी ज्यादा होता है और ज्यादा मोशन होने की वजह से हमारे खाने से निकलने वाले गैस के पार्टिकल्स एयर में जल्दी से घुल जाते हैं और वो पूरे रूम में उनकी स्मेल भर जाती है। इससे रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई दफा पूछा जाता है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस टू अस several meters away, but to smell cold food we have to go nearby it। है ना, गर्म खाने की स्मेल हमारे तक दूर से आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने को स्मेल करने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गरम गरम खाने से जो गैस के पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनके पास है हाई एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी, और ज़्यादा मोशन की वजह से ये गैस में जल्दी से घुल जाते हैं और इनकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। तो अब हम मैटर की तीनों स्टेट्स के बारे में समझ चुके हैं। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स। कौन कौन सी? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होता है? पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में ही पास होते हैं, कुछ ऐसे। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, और गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा दूर। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो सॉलिड्स में सबसे कम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, फिर लिक्विड में उससे ज्यादा और गैसेस में सबसे ज्यादा। देन वी हैव अ टर्म इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मैटर के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और इन्हीं की वजह से वो सब साथ में रहते हैं। इनके बीच में होती है इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम होती है लिक्विड में, और गैसेस में सबसे कम, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स आराम से फ्रीली मूव करते रह रहे हैं। सॉलिड्स रिजिड होते हैं, बल्कि लिक्विड्स और गैसेस फ्लूइड्स होती हैं, दे कैन फ्लो।
इनका डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, बट हाँ इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन गैसेस का ना डेफिनेट शेप ना डेफिनेट वॉल्यूम। ये कुछ बातें थी जो हम अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जान पाए। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में। अगर आपको इस लेसन में अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें कुछ भी डाउट है, उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आपके डाउट के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगी। चीज़ों को क्लियर करना है, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है, चीज़ों को एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है मुझसे पूछिए। आप चीज़ें समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।